भारत ब्रिटेन के बीच मुंबई में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में प्रौद्योगिकी, शिक्षा और निवेश सहित 12 बिंदुओं पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CETA समझौते को बताया प्रगति और खुशहाली का रोड मैप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जापान दौरा राज्य के विकास के लिए बना ऐतिहासिक कदम। 5,000 करोड़ के निवेश की संभावनाओं से शुरू होगा विकास का एक नया अध्याय। कफ सिरप मामले में सुनवाई के लिए सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय न्यायिक उद्योग आयोग या CBI के माध्यम से विशेषज्ञों की समिति बनाकर जांच करने की मांग। 10 अक्टूबर की होगी सुनवाई। त्योहारों के सीजन देखते हुए प्रदेश सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ चला रही अभियान। प्रदेश में खराब खाद्य सामग्री बेचने वालों पर लगा 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। भारत और ब्रिटेन के बीच आज हुई उच्च स्तरीय वार्ता में प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, शिक्षा, व्यापार, जलवायु और स्वास्थ्य तथा अनुसंधान के क्षेत्रों में 12 नई पहल और समझौतों की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने समझौता के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और गहराई देने तथा साझा विकास के अवसरों को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। दोनों देशों के लाभ के लिए एक मजबूत और स्थायी साझेदारी के प्रति साझी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आज मुंबई में व्यापक वार्ता की। दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीति साझेदारी की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के नए अवसरों की पहचान की। इस दौरान भारत ब्रिटेन संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता, निवेश, शिक्षा, हरित ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई के साथ ही रक्षा और लोगों के बीच संबंध शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता एक अभूतपूर्व पहल है। ये युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, व्यापार का विस्तार करेगा और हमारे उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाएगा। ये व्यापार समझौता नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच साझा प्रगति और खुशहाली का रोड मैप है। इससे लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड शेयर्ड पीपल्स का रोड मैप है। मार्केट एक्सेस के साथ साथ ये समझौता दोनों देशों में MSMEs को बल देगा। पूरे पोटेंशियल को प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं 4 नए आयाम इस सीटों को आपके बीच रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 3 दिवसीय जापान दौरा राज्य के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। इस यात्रा के दौरान लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं बनी हैं, जिससे प्रदेश के विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जापान की अग्रणी कंपनियों और औद्योगिक समूहों से मुलाकात कर 4,400 करोड़ रुपए से अधिक के 10 MOU पर हस्ताक्षर किए। जापान के उद्योग जगत ने हरियाणा सरकार के पारदर्शी शासन और उद्योग अनुकूल नीतियों से प्रभावित होकर औद्योगिक ढांचागत विकास और अनुसंधान व नवाचार के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने अपने विजन के अनुसार 10 में से एक IMT केवल जापान की कंपनियों के सहयोग से विकसित करने के लिए उन्होंने निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेहनती किसान का श्रम और जापान की तकनीकी के संगम से कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयां तय करेगा। मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल एक निवेश यात्रा नहीं बल्कि हरियाणा को ग्लोबल ग्रोथ हब बनाने की दिशा में एक अहम शुरुआत है। साथ ही यह जापान और हरियाणा के विकास, विश्वास और वैभव की साझी यात्रा भी रही। इस साझेदारी की झलक ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में हरियाणा पेविलियन में भी दिखाई दी, जहां जापानी और हरियाणवी नवाचारों का संगम नजर आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के आकस्मिक निधन के पश्चात
आज चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर जाकर शोक प्रकट किया। उन्होंने परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने इस मुश्किल घड़ी में शोकाकुल परिजनों को शक्ति देने की प्रार्थना भी की। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को दोपहर सेक्टर 11 स्थित मकान में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस इस मामले में जांच और पूछताछ कर रही है। कफ सिरप मामले में सुप्रीम कोर्ट अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिका में इस गंभीर मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के माध्यम से विशेषज्ञों की समिति बनाकर कराए जाने की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने सुनवाई 10 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। वकील विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल याचिका में अपील की गई कि मामले की निगरानी रिटायर्ड जज करें ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा याचिका में कफ सिरप में इस्तेमाल रसायन डाइइथाइलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल की बिक्री और निगरानी के लिए सख्त नियम बनाए जाने की मांग भी की गई है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने और विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर कर संयुक्त जांच कराने की भी अपील की गई है। याचिका में उन कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने, उन्हें तुरंत बंद करने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है जो विषैले कफ सिरप का उत्पादन कर रही थी। साथ ही बाजार से संबंधित उत्पादों को वापस मांगने और ड्रग रिकॉल पॉलिसी बनाने की भी गुजारिश की गई है। केंद्र ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों से दवाइयों के प्रत्येक बैच के निर्माण और बाजार में जारी करने से पहले परीक्षण सुनिश्चित करने के उपाय करने को कहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौतों की हाल की घटनाओं के बाद ये निर्देश दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्माताओं के पास एक मजबूत विक्रेता योग्यता प्रणाली हो और वह केवल विश्वसनीय और अनुमोदित विक्रेताओं से ही कच्चा माल खरीदें। महानिदेशालय ने कहा कि औषधि नियमों के अनुसार लाइसेंसधारी को अपने उत्पादन के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के प्रत्येक बैच या लॉट और अंतिम उत्पाद के प्रत्येक बैच का परीक्षण करना होगा। लाइसेंसधारी को ऐसे प्रशिक्षणों के संबंध में विवरण दर्शाने वाले रिकॉर्ड या रजिस्टर भी रखने होंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप के कारण हुई मृत्यु की घटना को गंभीरता से लेते हुए जींद में इसके जांच के सैंपल प्रयोगशाला में भेजे हैं। जांच रिपोर्ट के आने तक इनको प्रतिबंधित किया गया है। जिला कार्यकारी सिविल सर्जन डॉक्टर पालेराम ने बताया कि इसे लेकर मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है। जिला ड्रग कंट्रोलर ने और भी जिला में दवाइयों की दुकानों के इससे सैंपल लिए हैं। सभी निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आगामी आदेशों तक ये कफ सिरप रोगियों को ना दिया जाए। उन्होंने बताया कि दवा स्टोर से भी इन्हें हटा लिया गया है। फिलहाल इनके वितरण अथवा बिक्री पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। डाइइथाइलेट्रिन और इथाइलेट्रिन जो था ग्लाइकोल वो मिला हुआ था, जो हमें अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली है। तो अपने यहाँ पे हमने जांच करवा लिया, सिविल हॉस्पिटल में या अपने जेल में इस तरह का कोई सिरप उपलब्ध नहीं है। और जो सिरप आए हुए थे उनको टेम्परेरी हमने जांच होने तक जांच रिपोर्ट उनकी मंगाएंगे, तब तक उनको थोड़ा सा ये रोक दिया कि अभी ना लें। तो जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर है यहाँ जेल की, उसने भी कुछ आदेश जारी किए हैं जिसमें कि सिर्फ डेक्स्ट्रोमिथोपेन और हाइड्रोक्लोरामाइड और कोल्ड ड्रिंक सिरप जो है उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को ना बेचने का ये आदेश जारी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर सरकार निजी ब्लड बैंक से भी मुहैया कराएगी। प्रदेश में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है और सरकार लगातार निगरानी कर रही है। वो आज चंडीगढ़ में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक डेंगू की जांच के लिए 65,707 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 1,041 मामलों की पुष्टि हुई है। डेंगू से
किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बुखार या डेंगू के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं, खुद से दवा ना लें। उन्होंने आगे बताया कि सरकार जल्द ही 28 मोबाइल फूड सेफ्टी टेस्टिंग वैन भी खरीद करेगी। इनमें एनसीआर में पड़ने वाले हरियाणा के 14 जिलों में नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। जी, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सैम्पलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं। हमारे एफएसओ तैनात हैं पूरे हरियाणा में, और हमारे सैंपल्स जो भी हम ले रहे हैं 15 दिन में उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे, और अगर कोई फेल होता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हम बहुत सीरियस हैं इस मामले को लेकर के छोटे बच्चों के साथ ये बहुत ही दुखदायक घटना घटी है। और हमारे जो, क्योंकि सीज़न आ रहा है, सबको कफ सिरप चाहिए होता है कि छोटे बच्चों को कफ सिरप के अलावा और कुछ दिया नहीं जा सकता, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवा रहे हैं जो भी कफ सिरप अपने पास है, और अगर उनमें कोई भी मिलावट को कुछ भी हो तो हम ज़रूर उनको बैन कर देंगे और लोगों को बच्चों तक पहुँचने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि त्योहारों का सीजन देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रही है और जगह जगह सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक 606 सैंपल फेल हुए हैं। खराब खाद्य सामग्री बेचने वालों पर 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना भी किया जा चुका है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से हरियाणा में खराब खाद्य सामग्री ना पहुंच पाए, इसके लिए फूड एंड सेफ्टी अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। मिलावट होती है और हमने सारे ज़िलों में एफएसओज तैनात कर रखे हैं, और 15 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और हमने अभी तक काफ़ी सारे टेस्ट कर रखे हैं, और जिसमें से 600 टेस्ट फेल हुए हैं। 3682 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से 606 सैंपल्स फेल हुए, और अभी तक 1 करोड़ का जुर्माना दे दिया गया है। और ये एडीसी कोर्ट में चले जाते हैं, जब एक बार 606 जब जो सैंपल्स हुए हैं वो एडीसी कोर्ट में हैं, और आगे भी हम सख्ती बिल्कुल बरकरार रखेंगे कि आने वाले वक्त में त्यौहार का ही वक्त ना हो, मगर पूरे साल हम कोशिश करेंगे कि हमारे एफएसओज़ के थ्रू, हम फूड और सेफ्टी ऑफिसर्स के थ्रू पूरे साल हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें मिलावट ना हो। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा 28,000 कैंप लगाए गए और इनमें करीब 28 लाख लोगों की जांच की गई। सरकारी अस्पतालों के अलावा भी अन्य अस्पतालों द्वारा 1,27,000 लोगों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि आगामी 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिससे हरियाणा में विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि भगवान वाल्मीकि समारोह मनाने की कड़ी में आगामी 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नूंह में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो आज नूंह के लघु सचिवालय में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर अनाज मंडी नूंह में एक भव्य कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी ने पूरी मानव जाति के लिए समरसता का संदेश दिया है। भगवान वाल्मीकि की रामायण से हमें आचार व्यवहार की प्रेरणा मिलती है। सरकार महापुरुषों की जयंती समारोह मनाती है और इसके तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को समारोह में आकर इसे सफल बनाने को कहा। प्रकाश उत्सव समारोह मनाए, उनकी व्यक्तिगत भी इच्छा थी और नूंह के लोगों से उनका प्रेम भी। इस सब के लिए लेकर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इच्छा प्रकट की कि नूंह के कार्यक्रम में मैं जाऊं। सृष्टि रचयिता, इनके मुख से पहला श्लोक सृष्टि का निकला और करोड़ों साल पहले एक ऐसा संदेश पूरी मानव जाति के लिए दिया, इसमें समरसता का भाव हो, सामाजिकता का भाव हो, व्यक्ति का आचार व्यवहार किस प्रकार का रहे, इस सारी प्रेरणा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की रामायण से, योग वशिष्ठ से हमें मिलती है। ऐसी महान पुण्य आत्मा को अपने पुष्पांजलि और उनका प्रकाश उत्सव मनाने के लिए नूंह में माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह 10 बजे पहुंच रहे हैं। पुलिस महानिदेशक कारागार आलोक राय ने आज पंचकूला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश की जेलों में सुनिश्चित किया जा रहा है कि बंद गैंगस्टर किसी भी प्रकार से जेलों में अन्य कैदियों पर अपना प्रभाव या दबदबा स्थापित ना कर सकें।
इसके लिए सभी जेल अधीक्षकों को जारी दिशा निर्देशों की पालना करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद मुख्यालय के उच्च अधिकारियों सभी जेलों का निरीक्षण कर इसकी पालना और प्रभाव का पता लगाएंगे और सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेलों में बंद कैदियों की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आप करेंगे और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं 10 दिन में आपसे दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा और 10 दिन के अंदर हम आपको इन्फोर्स करके हम आपको सारे जितने गैंगस्टर्स हैं बड़े बड़े उनकी फोटो दिखाएंगे। हम ये दिखाएंगे कि जनरल प्रिजन के अंदर क्या तो हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, क्या तो हम अनुशासन का काम कर रहे हैं और किस तरह से हम सबको रख रहे हैं। और ये भी दिखाएंगे कि गैंगस्टर्स को जो पारदर्शिता होती है उसको हम ले आएंगे, ट्रांसपेरेंसी को। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में प्रभावित किसानों को बाढ़ के कारण खराब हुई फसल का मुआवजा मिलेगा। अंबाला के मंडल आयुक्त संजीव वर्मा ने कहा कि बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। खराब फसलों की गिरदावरी के बाद वेरिफिकेशन कर किसानों के मुआवजे को लेकर मंडल आयुक्त ने कल शाम पिहोवा के गांव दीवाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गांव में किसानों की लगभग 2100 एकड़ फसल खराब पाई गई। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल के खराब का पंजीकरण किया गया था, जिनके पटवारियों द्वारा गिरदावरी लगभग पूरी की जा चुकी है और प्रभावित व पात्र किसानों को जल्द ही मुआवजा मिलेगा। उसमें फार्मर्स ने जो अपने स्तर पे ही उसमें खराबा भरा था, मेरी ड्यूटी लगी थी सरकार की तरफ से, मैं देखने आया हूँ और यहाँ इसका मुआयना किया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसके हिसाब से इनको क्षतिपूर्ति पोर्टल पर डाल के मुआवजा दिया जाएगा। पलवल जिला के समग्र विकास को लेकर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट ने उपमंडल हथीन में समग्र विकास योजनाओं से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को जिला में प्रभावी रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उन्हें जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने जिले को लिंग अनुपात में आगे लेकर आने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए समय समय पर छापेमारी करने के भी निर्देश दिए। जिला उपायुक्त ने कहा कि संबंधित अधिकारी जिला में पराली और फसल अवशेष जलाने से संबंधित घटना पर अंकुश लगाने के लिए शून्य असहिष्णुता नीति अपनाएं। उन्होंने जिला में पराली जलाने की घटनाओं की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग कर इसे रोकने की तैयारियों में जुटने को भी कहा। कृषि उप निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, जिसके तहत 5 से लेकर 30,000 रुपए तक जुर्माना और FIR दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अलावा अगले 2 वर्षों तक MSP पर फसल बेचने पर रोक लग सकती है। उन्होंने जिला के किसानों से आह्वान किया कि वे पराली को जलाने की बजाय आय का साधन बनाएं। इसके अलावा हमने विलेज लेवल की, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिवीजन लेवल की हमने टीमें बना दी हैं और वो गांव-गांव में जाके किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास मशीनरी भी बहुत हैं जो इन सिटू एक्स सिटू की है। तो इसके अलावा विभाग द्वारा 1200 एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से अमृत राशि किसानों को दे रहे हैं और किसानों से प्रार्थना करते हैं कि पराली में आग ना जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण प्रदूषित होता है और साथ ही साथ जान मान की भी हानि होती है और जो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति है वो भी कम होती है। तो किसानों से ये अपील। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत हरियाणा परिमंडल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान परिमंडल के अंतर्गत सभी 11 मंडलों द्वारा नई तकनीक पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया था। इसके अलावा 7 अक्टूबर को प्रत्येक 33 उपमंडल में संपूर्ण सुकन्या ग्राम के रूप में कम से कम 4 गांवों को कवर करने के लिए शिविर और 3 डाक चौपाल भी लगाई गई। आज अंबाला में विभाग की ओर से एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 3 बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। स्कूली बच्चों को अंबाला और गुड़गांव फिलेटली ब्यूरो का दौरा कराया गया और स्कूलों में मेरा आदर्श को पत्र विषय पर 2.5 आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल सचिन किशोर ने बताया कि अंबाला मंडल द्वारा हर घर को जोड़ना, हर सपने को सशक्त बनाना के संदेश को बढ़ावा
देने के लिए पोस्ट थॉन वॉक का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्पीड पोस्ट को मजबूत बनाने के लिए इसे नई सुविधाओं के साथ उन्नत किया गया है, जिसमें ओटीपी आधारित डिलीवरी, ऑनलाइन भुगतान सुविधा और रियल टाइम डिलीवरी अपडेट उपलब्ध है। उन्होंने छात्रों के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए स्पीड पोस्ट शुल्क पर 10% की छूट शुरू की है। इसके अलावा नए थोक ग्राहकों के लिए 5% की विशेष छूट शुरू की गई है। इस राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान हम लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और जो विश्व डाक दिवस के शुभ अवसर पे 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच हम पूरे देश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहे हैं और अलग अलग दिनों को अलग अलग डे के रूप में उसे हम लोगों ने विशेषीकृत किया है, जिसमें हम लोगों ने 6 तारीख को टेक्नोलॉजी डे मनाया, जिसमें हमारे विभाग का जो अभी नया अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आया है APT 2.0, उससे हम अपने जनता को, अपने उपभोक्ताओं को उसमें जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कैसे हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग है, हमारे कस्टमर के लिए कैसे ये फायदेमंद है। ये सारा चीज हम लोग अपने इस टेक्नोलॉजी डे के द्वारा अवेयरनेस कर रहे हैं। मैंने इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें द टॉपिक था इफ आई वाज अ ओशन, और मुझे ह्यूमन को लिखना था लेटर, एंड मेरे को पोजीशन मिली है हरियाणा लेवल पे एंड 10,000 रुपीज का चेक मिला है। अपॉर्चुनिटी मिली लिखने की, और मतलब ऐसी फ्रीक्वेंट होता रहे तो सबको मौका मिलेगा। करवा चौथ का त्योहार कल मनाया जाएगा। इससे पहले बाजारों में रौनक देखी जा रही है। महिलाएं बाजारों में खरीदारी कर रही हैं। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखकर दुकानदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। करवा चौथ का त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। इस दौरान महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। नारनौल मेहंदी लगवाने के लिए आई महिलाओं ने कहा कि यह सुहागनों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है और वो इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। इसी की शॉपिंग के लिए, मेहंदी लगवाने के लिए, अपने सजने संवरने सामान के लिए, इसीलिए मैं बाजार में यहाँ पे आई हूँ और अब मैं अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत भी रखने वाली हूँ। करवा चौथ त्योहार बहुत पवित्र त्योहार है। ये त्योहार अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसको सभी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। आज के दिन ही सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। कल करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं अपने पति के लिए अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए आई हूँ। भैया ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। हर बार की तरह करवा चौथ का त्योहार इस बार भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि करवा चौथ तो वैसे ही सुहागनों का त्योहार होता है और ये तो वैसे ही सबके लिए पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। करवा चौथ के त्योहार पर मेहंदी लगाने वालों की भी अच्छी खासी कमाई होती है। सुबह से ही मेहंदी लगाने वालों के यहाँ काफी भीड़ नजर आ रही है। मेहंदी लगाने वाले और अन्य दुकानदारों का कहना है कि इस त्योहार को लेकर काफी खुशी है। करवा जो कि शुद्ध चुन्नी से बढ़िया मजदूरों से बढ़िया, और जो ये फीनी है जो कि बहुत ही बढ़िया बिकती है जो करवा चौथ पे, और जो बाजार में जो रौनक आई है ये करवा चौथ की वजह से आई है। सारे व्यापारी बाहर देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि बाजार में रौनक लौटे और लौटे, तो ये सारी व्यापार सिर्फ करवे की वजह से, अब आगे दिवाली की वजह से, और यहाँ पे शुद्ध मिठाइयों का शुद्ध व्यापार होता है। भाव ये चल रहा है 70-80 का रिटेल में चल रहा है, 100 रुपए में ये होलसेल में, मतलब 70-80 तो होलसेल है और 100 रुपए रिटेल में। और फुल रस देख रहे हो आप, बाजार में फुल रस है, इस करवे की वजह से है। भगवान करे दिन रात ये दिवाली बहुत बढ़िया जाएगी व्यापारियों के लिए। कई दिनों के बाद हम लगा है कि बाजार में रौनक लौटी है। सुबह से भीड़ लगी हुई है। लेडियों का 300 रुपए से स्टार्टिंग है मेहंदी की। डिजाइन के ऊपर है, जैसी लेडीज लगवा सके, 500 वाली, 600 वाली, लेडीज पे डिपेंड करता है। रोहतक के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह की शुरुआत की गई। इस दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन होगा, जिसके तहत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता और आपात स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अनुभव करने से पता चला है कि 5 में से 1 व्यक्ति अवसाद, चिंता, तनाव, विकार और सीजोफ्रेनिया से ग्रस्त है, जबकि गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति वाले लोग आपात स्थिति के दौरान
अधिक असुरक्षित होते हैं, उन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि हमें ये संकल्प लेना है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर वर्ष भर होने वाले प्रयासों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। आपात स्थितियों और आपदाओं के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के बारे में जागरूकता और तैयारी बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से उभरने और उन्हें रोकने में सक्षम बनाया जा सके। ये इमोशंस आ जाती है, व्यवहार आ जाती है, स्ट्रेस एबिलिटी आ जाती है। तो जैसे कि जब भी हमारा जब हम मानसिक बीमारी कहते हैं तो कई बार सोचने की बीमारी जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया वगैरह आती है, उसमें हमारी सोच बिगड़ जाती है। फिर कई बार व्यवहार के कारण इमोशंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश या उदासी या एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें हमारे को तोड़ना शुरू करती है। हर एक आदमी की जो स्ट्रेस से स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटी होती है डिफरेंट। तो आपको लगेगा कि यार ये तो DIG है, ये तो बहुत ज़्यादा सशक्त आदमी है, ये क्यों सुसाइड। लेकिन वो जो कमजोरी जब आदमी की आती है तो वो चाहे वो भावनात्मक कमजोरी आ जाए, चाहे वो जॉब रिलेटेड आ जाए, या रिलेशनल प्रॉब्लम आ जाए, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये कहाँ टूटता है आदमी, ये एक वही आदमी जान सकता है। हम उसको कह सकते हैं ये भी कोई बात हुई, इसमें कोई सुसाइड करने की बात थी, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई से दुर्व्यवहार करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सख्त कार्रवाई की है। एसोसिएशन ने राकेश किशोर के टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के साथ ही उनके एंट्री कार्ड भी निरस्त कर दिया है। कार्यकारिणी समिति ने आज एक संकल्प पारित करते हुए इस घटना को गंभीरता से कदाचार बताया है। ये घटना 6 अक्टूबर को हुई थी। समिति ने विचार विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि राकेश किशोर का एसोसिएशन का सदस्य बने रहना संगठन की गरिमा और अनुशासन के अनुरूप नहीं है। समिति ने कहा कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता और अशिष्ट व्यवहार किसी भी कोर्ट के अधिकारी के लिए बिल्कुल अनुचित है और यह पेशेवर आचार संहिता तथा सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। कार्यकारिणी समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वकील राकेश किशोर का यह व्यवहार न्यायिक स्वतंत्रता, अदालत की कार्यवाही की पवित्रता और बार एवं बेंच के बीच लंबे समय से चले आ रहे पारस्परिक सम्मान और विश्वास के संबंधों पर एक सीधा प्रहार है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लगभग 125 गीगावाट और सौर क्षमता के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र 27 से 30 अक्टूबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये आयोजन विश्व को एक सूरज, एक विजन, सौर ऊर्जा के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता के तहत एक साथ लाएगा। इसके उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही अपने रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया और गैर जीवाश्म संसाधनों के प्राप्त कुल स्थापित बिजली क्षमता में 50% का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने PM कुसुम योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत 1.4 मिलियन ऑफ ग्रिड सोलर पंपों को सहायता प्रदान करना तथा 3.5 मिलियन ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलर एनर्जी से जोड़ना है। ये सभी प्रयास मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्वच्छ ऊर्जा अंतिम छोर तक पहुंचे। And component C aiming to increase 3.5 million grid connected agricultural pumps. Together, these efforts are ensuring that the clean energy truly reaches the last mile to the communities that remain beyond the reach of the central grid in many parts of the world. It is this combination of scale and inclusiveness that defines the India's energy transition. India is the world's second largest market for the renewable energy growth. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।